हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री जगह पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कुछ लेक्चर्स देख चुके हैं। कुछ आप लोगों ने सीखा है। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको घर से करने के लिए दिए गए थे। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभी हम लोग, मेरे ख्याल से एक लेक्चर ये वाला और एक लेक्चर और आएगा, ये दोनों लेक्चर होंगे जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड होंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे और उनको ओवरकम करने के लिए हम लोग जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तो फिलहाल आज का जो पार्ट होगा, आज की जो हेडिंग है वो एंथैल्पी है, जिसको हम कैपिटल एच से दिखाते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है। तो क्या है एंथैल्पी, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा बता दें, एंथैल्पी भी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। जो आप पढ़ते थे स्टेट फंक्शंस, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है जैसे, वैसे ही एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या इसकी जरूरत पड़ी, थोड़ा जब आप इसका क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से देखोगे, क्या नीड है इसकी, एक भूमिका बना के आपको बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या इसकी नीड पड़ी। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आगे आप समझ जाइए, थर्मोडायनेमिक्स पूरा लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो हीट ट्रांसफर और साथ में क्या है, वर्क, ये होता है। अच्छा देखिएगा, इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या होती थी प्रोसेस, आइसोकोरिक में आपको याद होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, या इसी को हम कह दें डेल्टा V, ये कितना होगा, ये जीरो होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा इसलिए क्या होगा, हेंस जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। जब वर्क जीरो हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम दिखाएंगे QV से, नीचे लिख लेंगे QV, ये चलो QV ही ले लो। QV कितना हो जाएगा, QV डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। भाई W जीरो हो गया, QV का मतलब QV का मतलब है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराई गई। तो जो हीट ट्रांसफर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हमने बताया ही था आपको, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होता है। जो हीट होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है। तो QV कितना होगा, डेल्टा U के बराबर होगा। डेल्टा V जैसा लग रहा है, डेल्टा U कर लो इसको, अब लग रहा होगा डेल्टा U। तो ये डेल्टा U के बराबर होता है। डेल्टा U का मतलब, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है भैया, समझ गए बात को। तो पहली बात तो ये भी याद रखना आप, जो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। भाई आपने जितनी भी हीट दी सिस्टम को, अब सिस्टम ने वर्क तो किया नहीं, वर्क नहीं किया तो सारी की सारी हीट जो आपने दी वो क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी जाकर के, यानी डेल्टा U के बराबर होगी। या वर्क तो हो नहीं रहा है, सिस्टम से हीट जो आपने निकाली है वो क्या करेगी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को घटा देगी, इस तरीके से। तो ये होता है। लेकिन ये तो पहला केस हो गया था। आप चाहें तो यहां पर हेडिंग भी डाल सकते थे, केस 1। केस 1 क्या था, इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक। अब आप दूसरा केस देखो जहां से एंथैल्पी का जन्म होगा। दूसरा केस है, दिख रहा है बेटा ये आपको, दूसरा केस ये है, इफ process is
यहां लिख देते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है दैट इज प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, और ज्यादातर प्रोसेस जो हम लोग कराते हैं अपनी लाइफ में वो यही होती है। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो हम लैब में करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेनर खुला हुआ होता है, एयर टाइट तो होता नहीं है वेसल ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में। अगर एयर टाइट नहीं है तो प्रेशर कौन सा माना जाएगा? प्रेशर माना जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हम लोग कराते हैं इन जनरल वो किस पे होती हैं? वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, यानी ये वाली होती हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती हैं, इसलिए और जरूरत पड़ी एंथैल्पी की। कैसे जरूरत पड़ी आपको समझाएंगे। दैट इज P इज इक्वल टू कैसा है? कांस्टेंट है। तो इस केस में P कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में तो चेंज होगा ही होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क भी होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है, देन हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा U इज इक्वल टू, इसको हम QP कहेंगे। अब क्यों कहें हम भाई इसको? जब प्रेशर कांस्टेंट कर लिया तो हीट ट्रांसफर को हमने QP कहा, प्लस क्या होगा? P डेल्टा V, राइट? ये हो जाएगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है बेसिकली जो वर्क होता है वो किसके बराबर निकल के आता है? जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो हम लोग जब लगाते हैं उसका फार्मूला तो माइनस P डेल्टा V लगाते हैं। यहां से आप देखो जो QP होगा, QP कितना हो जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर था जो कि QV था वो डेल्टा U के बराबर था, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर है वो केवल डेल्टा U के बराबर नहीं है। डेल्टा U में आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक्सपेंशन वर्क जो भी होता है उसको जोड़ना पड़ता है, तब आता है निकल के। और चाह क्या रहे थे भाई? इसने कहा QP ने कि QV को तो एक ही थर्मोडायनेमिक फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, स्टेट फंक्शन के टर्म में। और यहां पर स्टेट फंक्शन तो है, साथ में ये एक ऐसा फंक्शन है जो पाथ डिपेंडेंट है, मतलब फंक्शन कहो या क्वांटिटी कहो, क्वांटिटी कहना चाहिए, फंक्शन नहीं कहना चाहिए। ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन है। तो ये बोला भाई हमारे साथ अत्याचार क्यों? तो फिर क्या किया गया? इसके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसको हटाने के लिए क्या किया गया? इसको एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोल दिया गया। और जैसे ये था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसको क्या बोल दिया गया? इस पूरे को क्या बोल दिया गया? इसको डेल्टा H बोल दिया गया। डेल्टा H का मतलब क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी। तो एक तो यही आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा H है क्या, ये तो याद ही रखने हैं आपको। जो QB होता है वो डेल्टा U के बराबर होता है, और जो QP होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है। या यहां से हम एक चीज और भी कह सकते हैं, जो डेल्टा H होगा वो होगा कितना? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा। यहां ये दोनों चीजें आपको याद रखनी हैं, मतलब तीन चीजें जो याद रखने वाली हो गई। एक तो ये और ये। तो क्या किया गया? एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन ही दे दिया गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को मिलाने के लिए। और वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है? वो चेंज इन एंथैल्पी है। ये चीज क्या है? ये चेंज इन एंथैल्पी है। H क्या आएगा, एंथैल्पी क्या आएगी, वो भी आपको बता देंगे। हालांकि जब स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू को तो हम कभी मेजर कर ही नहीं सकते, जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी। चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को हम मेजर करते हैं किसी ना किसी मेथड से। तो QP इतना होगा और डेल्टा H हमने लिया किसको है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को लिया है। तो वो याद रखेंगे आप, QB डेल्टा U के बराबर होता है, QP डेल्टा H के बराबर होता है, डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। यहीं पर आप लिखेंगे, ये तो सब करने के बाद अब यहां पर आप लिखेंगे टू रिप्रेजेंट the heat transfer at constant pressure a new thermodynamic state function is introduced that is enthalpy। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे change in enthalpy is equal to heat transfer at constant pressure। change in enthalpy delta H is equal to heat transfer at constant pressure। अच्छा, यहां से थोड़ा सा और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने पढ़ा डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा U
प्लस पी डेल्टा बी है। आप इसको चाहें तो करें या ना करना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं होगी इसकी, बट फिर भी लिख देते हैं यहां पर। डेल्टा एच है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1। ये प्लस रहने दो, यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है, इसको हम लिख सकते हैं P V2 माइनस V1। ध्यान देना H2 दिख रहा है बेटा, ये H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस ये क्या आएगा PV2 और साथ में आएगा माइनस PV2। ध्यान देना H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 कर लिया हमने, और यहां पर आइए प्लस PV2 कर लिया। अब ये हमने अगर यहां माइनस ले लिया और माइनस U है और माइनस में क्या है PV2 है, अब हम क्या करते हैं माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा U2 प्लस PV2। अगर माइनस को कॉमन ले तो यहां क्या होगा, ये U1 प्लस P, ये 1 होगा V1, ये हो जाएगा बेटा। ऐसे करके आ गया, यानी यहां से क्या रिजल्ट निकल रहा है, H2 किसके बराबर है, U2 प्लस फ्रॉम हेयर हम कह सकते हैं H2 कितना है, U2 प्लस PB2 और H1 कितना है, ये है U1 प्लस PB1, या हम कह सकते हैं H कितना होगा, U प्लस PB। ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये है, यहां तक का पार्ट तो आप, ये इंपॉर्टेंट था 2 कॉलम तक का, ये तो आपको करना ही करना है। ये वाला आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप ना करें। यहीं तक काम हो चुका था, उसके बाद जो 2-3 लाइनें आपको लिखाई थी वो आपको लिखनी थी। तो ये एक नया थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। क्यों दिया गया, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू के बराबर होती है। दोनों बातें आप याद रखोगे, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। और ज्यादातर केसेस में यही यूज होती है, क्योंकि ज्यादातर, ये बात आप लिख लें चाहें तो, most of the processes are carried out at constant pressure, hence heat transfer at constant pressure is required, hence there was need of change in enthalpy। ये हो गया, हटाते हैं इसको, फिर आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं। तो एंथैल्पी क्यों ली गई, एंथैल्पी चेंज क्या है, वो सब आपने सीख ही लिया। जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, उसका डेल्टा यू के साथ रिलेशन था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये जो रिलेशन है ये कुछ जगह पे सिग्निफिकेंट है तो कुछ जगह पे सिग्निफिकेंट नहीं है। कहाँ सिग्निफिकेंट है कहाँ नहीं है, इस बारे में जरा हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई सॉलिड लिक्विड में, या इसका उल्टा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है, जो डेल्टा वी होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इज नॉट सिग्निफिकेंट इन कन्वर्जन्स में। जो डेल्टा वी होता है वो काफी कम होता है। जब डेल्टा वी काफी कम है, सिग्निफिकेंट नहीं है, डेल्टा वी नहीं सिग्निफिकेंट है, तो वर्क थोड़ा सा आएगा निकल के, या वर्क 0 के आसपास होगा, वर्क नाम मात्र को होगा। जब वर्क ही नहीं हुआ, यानी डेल्टा वी 0 के करीब है या बहुत थोड़ा है, तो पी डेल्टा वी टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल। जब पी डेल्टा वी टर्म नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो जो आपने पढ़ा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, तो पी डेल्टा बी हटा दो तो डेल्टा एच भी किसके बराबर निकल के आएगा, वो भी डेल्टा यू के बराबर ही निकल के आएगा। डेल्टा वी इज नॉट सिग्निफिकेंट,
Hence delta H is equal to delta U plus P delta V is not required. जरूरत ही नहीं. क्यों? In this case, in these cases हम क्या करते हैं, डेल्टा H और डेल्टा U को बराबर ले लेते हैं. ठीक है भैया. लेकिन ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट साइड में गैस है, प्रोडक्ट साइड में गैस है और गैस के मोल्स में डिफरेंस आया है. गैस के जब मोल्स में डिफरेंस आता है, एनटीपी अगर मान लें तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 44.8. तो वहां पे वॉल्यूम में चेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो वहां पे ये रिलेशन सिग्निफिकेंट होगा. और वहां पर इसकी एक और फॉर्म, मतलब रिलेशन थोड़ा मॉडिफाई भी होता है, कुछ और निकल के भी आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज सिग्निफिकेंट when there is change in गैसियस मोल. गैसियस मोल्स में जब चेंज होता है तो ये रिलेशन सिग्निफिकेंट होता है. और ये रिलेशन क्या बनता है, जाके क्या निकल के आता है, उसके बारे में बात करेंगे. देखो जरा ध्यान से. हमने यहां पर रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स जो भी हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में. और अभी हम फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं, इनको गैस ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है. तो इस रिलेशन के लिए सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम इग्नोर करते हैं. तो रिएक्टेंट साइड में जो मोल थे वो हमने मान लिए N1 थे, और यहां पर मोल कितने थे, N2. चेंज हो गए, डिसोसिएशन हो गया या एसोसिएशन हो गया, कुछ भी हो गया. बेटा जी जब मोल चेंज हुए हैं तो वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा. जो वॉल्यूम यहां पर बनेगा वो हमने V1 मान लिया. यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना मान लिया, V2. अच्छा, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों यहां पर हमने रखे हैं कांस्टेंट. प्रेशर तो कांस्टेंट लेना ही था, हमने यहां टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिया है. ये रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल है. अब क्या होगा जरा ध्यान देना. इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ये तो है ही है, इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं और इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखिए, फ्रॉम PB इज इक्वल टू NRT होता है, राइट. PB इज इक्वल टू NRT है. तो एक काम करते हैं, अगर हम V1 निकालें, V इज इक्वल टू क्या आएगा, NRT अपॉन P आएगा. अगर V1 निकालोगे तो क्या होगा, N1 RT अपॉन P. और V2 कितना होगा, V2 होगा N2 RT अपॉन P. अभी हम क्या करने वाले हैं, इधर देखिए, हमने क्या किया, V2 माइनस V1 किया. जब V2 माइनस V1 करेंगे तो दिस वन माइनस दिस वन आएगा, जिसमें RT अपॉन P कॉमन रहेगा और यहां आ जाएगा N2 माइनस N1. बेटा जी इसको हम कहेंगे डेल्टा V. डेल्टा V इज इक्वल टू क्या बना, P इधर ले आते हैं तो P डेल्टा V हो जाएगा. P डेल्टा दिख रहा है बेटा, P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या बना यहां पर, RT, और इसको हमने कहा डेल्टा NG. डेल्टा NG मतलब N2 क्या है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, और ये माइनस क्या की है, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट. ध्यान रखना, डेल्टा NG अगर कहीं लिखना पड़े तो डेल्टा NG इज इक्वल टू आप लिखोगे गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट. चाहो तो आप लिख लेना. तो ये हमने P डेल्टा V कितना आ गया, दैट इज P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT. अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू यहां पर रख रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन
1, तो डेल्टा H इज इक्वल टू आएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये इक्वेशन बन जाती है जहां से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले का यूज़ बहुत कम होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे यहाँ से, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये लेक्चर भी वही लगभग आधे घंटे के आसपास का होने वाला है। तो न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, रब करते हैं, मिलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन is carried out and is carried out at and released heat is measured by bomb calorimeter। लिख लेना आप, एक डिवाइस होती है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंड हीट रिलीज्ड हीट इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। फुल स्टॉप के बाद इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट -3263.9 माइनस अभी रहने दो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट 3263.9 किलो जूल पर मोल हीट इज रिलीज्ड एट 298 केल्विन टेम्परेचर। फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट डेल्टा H फॉर दिस कंबशन। बेटा जी ध्यान देना, आप एक बात ये नोट करके रख लें, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ये हीट ट्रांसफर को मेजर करता है। ठीक है, हीट कितनी गई, कितनी मतलब दी है या ली है हीट सिस्टम से, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये आप एक नोट लिखें, सॉल्यूशन में आंसर या सॉल्यूशन डालें, उसमें पहले एक नोट लिख लें, बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो भी रीडिंग देगा, जो भी मेजरमेंट यहां से निकल के आएगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। आपसे कहा बेंजीन का कंबशन कराया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बेंजीन का कंबशन कराया गया। कितनी बेंजीन का? 1 मोल का। अच्छा, जो बेंजीन होती है वो 298 केल्विन पे लिक्विड होती है, या तो लिखा हुआ भी होगा वहां पे क्वेश्चन में, नहीं तो आपको इतना याद भी होना चाहिए कि ईथेन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, मीथेन गैस होती है, इस तरीके से इथीन भी गैस होती है, लेकिन जो बेंजीन है, जो बेंजीन होती है वो इस टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर है उस पे लिक्विड होती है। तो इतनी बात आप याद रखोगे। ठीक है, कंबशन कराया और जो हीट निकली वो बता दी, इतनी हीट निकली। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये जो हीट जो निकली है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो ध्यान देना ये जो है ये QV है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे यहाँ निकली है हीट, तो यहाँ सिस्टम से ली है हीट, राइट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ यूज करना पड़ेगा। जो QB होगा वो -3263.9 किलो जूल पर मोल होगा। ये माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि निकली है हीट। तो अगर यहाँ माइनस नहीं दिया इन लोगों ने तो आपको माइनस लेना होगा। हमने यहाँ माइनस नहीं लिया क्योंकि जनरली क्वेश्चन में माइनस नहीं देते हैं, ये कह देते हैं रिलीज्ड, निकली है। तो हीट ऑफ कंबशन भी बोल देते हैं ऐसे। अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते तब तो वो वहां पर लिखते ही। तो ये QB आपको दी गई है और आपसे पूछा है अगर टेम्परेचर है 298 केल्विन तो ये बताओ QP क्या होगी। हालांकि QB और QP में ऐसा कोई रिलेशन तो होता नहीं हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा H और डेल्टा U में। लेकिन ध्यान देना QB को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा U कहते हैं, और QP को हम कहते हैं डेल्टा H। मतलब आपको डेल्टा U दिया है, आपको डेल्टा H निकालना है। तो ये जो दिया गया है ये आप चाहें तो लिख लें, ये क्या दिया गया है, ये चीज जो है इक्वल टू क्या है, डेल्टा U,
और आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो जो रिलेशन हम यूज करेंगे वो वॉल्यूम वाली तो कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, जो हम यूज करेंगे वो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ज्यादातर जगह पर हम इसी रिलेशन को यूज करते हैं। डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू ये आपको दिया है, आर आपको पता होता है, टी आपको दिया गया है, डेल्टा एन जी चाहिए। डेल्टा एन जी होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। हम एक काम करते हैं, बेंजीन का कंबशन करा लेते हैं। ये होती है बेंजीन C6H6 जो कि लिक्विड होती है। ये कुछ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और इसका कंबशन होगा। बेटा जी कितने मोल ऑक्सीजन के वो हम लोग बाद में बैलेंस कर लेंगे। बस इतना याद रखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम कंबशन कराते हैं तो सारे कार्बन CO2 में जाते हैं, तो क्या बनेगा 6CO2। CO2 क्या होगी इस टेम्परेचर पे, गैस होगी। और जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, H2O में। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन अगर H2O में ले जाने हैं तो आपको बनाना पड़ेगा 3H2O। बेटा जी ध्यान देना, H2O क्या होता है इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब हमें निकालना है डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होगा, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में 6 मोल तो ये हो गए, और ये तो 0 माने जाएंगे, ये 3 नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये लिक्विड है। तो 6 माइनस रिएक्टेंट साइड में कितने आएंगे, बैलेंस करो पहले रिएक्शन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 12 ये हैं और 3 ये हैं, 15 हैं। और यहाँ पर अगर आप बैलेंस करोगे 15 ऑक्सीजन को तो ये आपको 7.5 लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये डेसिमल में तो यहाँ लेते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं लेते हैं, लेकिन ये फिक्स कर रखा है, इसका 1 मोल है। अगर इसका 1 मोल है तो इसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंसिंग करेंगे तो ये 7.5 आएगा। बेटा जी फिर से ध्यान दीजिएगा, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी ये 6 ये हो गए, इसके CO2 के 6 हैं, ये हमने नहीं लिए प्रोडक्ट में क्योंकि ये लिक्विड है। यहाँ पर ये कितने आएंगे 7.5, यानी ये वैल्यू होगी -1.5। अब हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच जो कि हमें निकालना है, क्या फार्मूला होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ध्यान देना डेल्टा यू हमें दिया है -3263.9 और ये किस में दिया है, इस पे ध्यान देना, ये किलो जूल में दिया गया है। डेल्टा एन जी आपने कितना ले लिया, -1.5, यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। आर की क्या वैल्यू आप लेंगे, पहले टेम्परेचर यहां पे लिख रहे हैं, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, और यहीं पे मल्टीप्लाइड बाई आर। आर कितना आएगा जरा ध्यान देना, आर की वैल्यू अगर हम जूल में लें तो कितनी होती है 8.314। लेकिन ध्यान देना अगर आर की वैल्यू जूल में ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है, ये किलो जूल में है। या तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदलो, या जो आर की वैल्यू है उसको किलो जूल में लो। तो जब आप आर की वैल्यू को किलो जूल में लोगे तो 8.314 अपॉन 1000 करना पड़ेगा। ये इसी के आगे मल्टीप्लाई में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, ये भी टर्म माइनस में ही आएगा, ये भी टर्म माइनस में भी आएगा। मुझे याद है तो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूं, आप कर लेना, -3267.6 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमने आपको सिंपल सा कराया डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन का, लेकिन तभी आप कर पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वार्म कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, हमें क्यूबी डेल्टा यू के बराबर लेना है, माइनस साइन लेना है, या उसके बाद हम कंबशन कराएंगे तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रिएक्शन दी गई N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। आपसे क्या कहा गया है, लिखें, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U एट 300 केल्विन टेम्परेचर फॉर गिवन रिएक्शन। तो आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू में डिफरेंस निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो देखना बेटा, फ्रॉम सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, यही फाइंड करना है। तो
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा NG/RT के बराबर हो जाएगा। और यही चीज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डेल्टा NG/RT निकालना है, तो डेल्टा NG कितना बनेगा जा करके। अब डेल्टा NG अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा NG क्या होता है, गैस, आप चाहें तो लिख लेना, डेल्टा NG इज इक्वल टू गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोल हैं, 2, माइनस रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक तो N2 का हो गया प्लस 3 हाइड्रोजन के हो गए, तो कुल मिला के कितना हुआ, 2 - 4, यानी कितने आए, -2। तो अब हम निकालेंगे डेल्टा NG/RT। ये कितना बनेगा जाके देख लेना, -2 रखा, R की वैल्यू अगर आप 8.314 रख रहे हो, टेम्परेचर तो आपको 300 केल्विन दिया ही है, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये जूल में आएगा बेटा जी, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने जो R की वैल्यू ली है वो 8.314 ली है, और यहां आपको 8.314 अपॉन 1000 लेना पड़ा था। क्यों अपॉन 1000 है, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू थी वो किस में थी, किलो जूल पर मोल में थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, सिंपल से 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उसके आंसर्स आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है when NH4NO2, अभी लिख रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं, when NH4NO2 डिकम्पोजेज, ये है NH4NO2 जो कि सॉलिड होता है। When NH4NO2 decomposes at 373 Kelvin, it forms N2 gas and H2O gas, क्योंकि टेम्परेचर 373 दिया है ना, टेम्परेचर है 373 केल्विन, क्या लिखा, इट फॉर्म्स N2 गैस, जो क्वेश्चन है वो आपको बता दिया, एंड H2O, बैलेंस कर लेना खुद ही, एंड H2O गैस। आगे क्वेश्चन में कहा है, लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, द डेल्टा H फॉर द रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 373 केल्विन टेम्परेचर इज, डेल्टा H आपको दिया है -223.6 किलो जूल पर मोल ऑफ NH4NO2 डिकम्पोज्ड। फुल स्टॉप के बाद, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U फॉर द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशंस। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। एक आध क्वेश्चन और लिखिएगा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड in a bomb calorimeter at 298.2 Kelvin and found to be -885,389 जूल पर मोल। फुल स्टॉप के बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हैं तो ये लेक्चर आपको 100% समझ में आया ही होगा। तो इस लेक्चर को आप लोग देखिए, एक बार में नहीं क्लियर हुआ तो 2 बार में करिए, इन क्वेश्चंस को लगाइए, आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगी यहाँ पर, 11th 12th JEE नीट सभी की। तो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।